हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 2024 जो है इस साल बैंकिंग ने भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली हुई है, प्लस एसएससी प्लस रेलवेज में भी अच्छी वैकेंसीज निकाली हुई है। तो ये साल आपके लिए गोल्डन साल है, ये बात याद रखना। कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। मैं बैंकिंग का हूँ सर, मैं क्यों रेलवेज़ का फॉर्म भरूँ, मैं रेलवेज़ वाला हूँ, मैं क्यों बैंकिंग का फॉर्म भरूँ, मैं क्यों एसएससी का फॉर्म भरूँ, कुछ भी मत सोचो ऐसा। अगर आपको लग रहा है कि आप बैंकिंग वाले हो, रेलवेज़ के लिए क्यों आना, तो ये वाला वीडियो देख लेना एक बार कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखो, आपको सही में समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, या जो आप पढ़ रहे हो वही वहाँ पे भी अगर आ रहा होगा तो क्यों छोड़ना वो चांस। आपको बस एक गवर्नमेंट सीट चाहिए ना, ये फोकस रखो आपके माइंड में। और ये साल बहुत अच्छे वैकेंसीज निकाले हुए हैं, छोड़ो मत, कोई भी चीज़ को छोड़ना मत। चलिए आते फिर सेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्यूब एंड डायस का क्वेश्चन दिख रहा है। और क्यूब एंड डायस में भी आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ ये जो फेस है सेम सी फेस, जो सेम फेस यहाँ मुझे दिख रहा है सी वाला, इसका पोजीशन सिर्फ अलग है। पहला टाइप मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर ये फेस है सी, ये फेस है सी, ठीक है ना, जो भी हमारे नोट्स है, ठीक है, जो भी वीडियोज है आप देखते रहे ना। तो अगर यहाँ से फेस यहाँ पे और यहाँ पे से अगर सेम फेस आता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक अलग है, ठीक है ना, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, उसके लिए एक नया वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ, वो देख लेना आप। तो राइट नाउ फेस सेम है लेकिन पोजीशन अलग है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। जैसे कि मैं अभी सी से जा रहा हूँ, सी से क्लॉकवाइज गया मैं, तो सी के बाद कौन आया क्लॉकवाइज, बी आया और उसके बाद ए आया। वही यहाँ से भी जाने का, सी के बाद क्लॉकवाइज जाने का, कौन आ रहा है वो, सी के बाद आ रहा है यहाँ पे एफ आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है, ई आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ और अब मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है कि अगेंस्ट द एफ देख रहा हूँ मैं, मुझे एफ का अपोजिट निकालना है। क्यूब एंड डायस में हमेशा अपोजिट ही रहता है। तुरंत देख लेता हूं मैं कि क्या आने वाला है। तो मुझे जैसे कि दिख रहा है कि जो एक दूसरे के सामने लिखे रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बी का अपोजिट एफ या एफ का अपोजिट बी बोलो और सीधा सीधा आप लोगों का आंसर क्या कर देना, टिक करना है। फिर ए का अपोजिट ई आने वाला है जो कि पूछा तो नहीं है, और सी का अपोजिट सी नहीं होता है। लेटर कौन सा बचा हुआ है उनमें से 6 फेस में से वो वहां पे लिख देना। सी का अपोजिट क्या रहेगा आपका वाला, डी रहने वाला है, ठीक है ना। तीनों के तीनों अपोजिट तीनों फेस के मैंने निकाल के रख दिया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो दिख रहा है अपने को मिरर इमेज दिख रहा है। मिरर इमेज में मैं एक शॉर्टकट बच्चों को हमेशा बोलते रहता हूँ कि रफ पेज और पेन अपने को एग्जाम टाइम पीरियड में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो वर्ड है, कोई भी वर्ड रहने दो, उसको ना रफ पेज के ऊपर थोड़ा बोल्डली लिखना, ठीक है ना, हॉर्स लिख देना और उसको ऐसा कर देना, वो होता है उसका मिरर इमेज, ठीक है। और अगर आपने हॉर्स ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो ऐसा कर देना, उसको वो रहता है आपका वाला वाटर इमेज रहता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन राइट नाउ ना मेरे पास पेन है ना मेरे पास पेपर है, तो उस केस में मैं क्या सोचता हूँ कि टाइम पे अगर एक शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आती है तो दूसरी शॉर्ट ट्रिक या बैकअप अपने पास हमेशा होना चाहिए। तो बैकअप ये कहता है कि लेटर्स जब आते हैं, जैसे कि ए है, ए लेटर का मिरर इमेज ए ही आता है, ओ का ओ ही आता है, एच का एच ही आता है मिरर इमेज। तो इनकी तरफ नहीं देखना, ऐसे देखो जो मिरर इमेज में चेंज होते हैं, चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनरली ना पहले पे और लास्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूं। तो लास्ट वाले को अगर मैं देखूंगा तो जब इसका मिरर इमेज यहां आएगा तो ये जो ई है आपका वाला, वो ई ऐसा दिखता है मिरर इमेज में, ठीक है ना, ये अलग दिखता है और वो भी शुरुआत में चला जाएगा। एच का क्या आ जाएगा मिरर इमेज में, एच सबसे पहले आने वाला है, वो भी ऐसा का वैसा रहता है, ठीक है। लेकिन आर भी चेक देखो गाइज, आर जो रहेगा उसको अगर यहां मिरर लगाया तो वो आर जो है वो ऐसा दिखने वाला है। तो पहले मैंने ई को देखा, अब ई का ई ऐसा तो नहीं दिखने वाला है और सबसे पहला ई आने वाला है, एच थोड़ी आने वाला है। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कट गए। अब यहां चेक करो, ई सेम है, एस से में आर। अब बीच क्या बोला थोड़ी देर पहले मैंने कि आर का मिरर इमेज आर सेम नहीं दिखता है। मैंने बस ऑप्शन को इलिमिनेट किया और तीसरा बचा हुआ ऑप्शन तो मैंने देखा भी नहीं। ऐसा ही करना पड़ेगा आपको इलिमिनेशन मेथड भी आना पड़ता है। इट्स नॉट तुक्का मारना, इट्स कॉल्ड एज एन इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बट सही तरीके से तुक्का मारो, ठीक है। हालांकि अब देखा भी नहीं मैंने उसको, बट वो सही होगा ना वहां पे। चौथा ऑप्शन थोड़ी रेलवेज वाले गलत देने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग एंड इज लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल।
क्वेश्चन बोला क्या गया हुआ है कि एक बड़ी सी वॉल है, ये ग्राउंड सरफेस है, और एक लैडर जो है वो ऐसे यहाँ पे लगाई गई है, ऐसे उसने बोला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा 3 डायमेंशन में नहीं जाना चाहूँगा मैं, ठीक है ना, समझ लो कि वो एक लैडर है। ठीक है, लैडर इज लीडिंग, ठीक है, टू द वॉल बोला हुआ है। अब इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड बोला हुआ है। यहाँ पे है आपका वाला 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है। 60 डिग्री का जो एंगल है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अब थीटा होने के बाद में आपको क्या निकालना है कि ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ये बात याद रखना। और उसमें क्या बोला हुआ है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग, आपको लैडर की लेंथ दी हुई है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है और एडजेसेंट साइड दी हुई है। यानी कि आप लोगों को कौन सा रेशो लगाना है, कॉस थीटा लगाना है। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। जो साइन 30 होता है वही cos 60 होता है, हाफ और हाफ सेम होता है। ठीक है, हाफ इज इक्वल्स टू, तो मुझे बताओ गाइज कि ये क्या चीज़ है, एडजेसेंट साइड कितना आपका वाला x और ये कितना आपका वाला 10, तो ये 2 से ऐसा 10 कटता है क्या, 5 एंड 5 1 जा 5, आंसर आ गया पहला वाला। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के बाहर नहीं है, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, x इज 5 feet tall and he notices that he cast a shadow that 3 feet long। बंदा जो है वो 5 फीट है और उसकी शेडो जो है वो कितनी फीट आ रही है, 3 फीट आ रही है। बाद में वो बोल रहा है, बोलते कि उसने और मेजर किया, बोलते शेडो किसका, उसके स्कूल की बिल्डिंग का, जो कि 30 फीट लॉन्ग आ रही है, 30 फीट लॉन्ग शेडो आ रही है। तो स्कूल के बिल्डिंग जो है उसकी हाइट कितनी है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसका प्रपोर्शन वाला है कि अगर बंदे की हाइट जो है वो 5 फीट है तो उसकी शेडो की हाइट जो आ रही है वो 3 फीट आ रही है, हाइट या लेंथ वॉट एवर इट में भी, जो भी आप बोलो। तो स्कूल की बिल्डिंग कितनी टॉल है बोलते, सो दैट उसकी जो शेडो है वो 30 फीट लॉन्ग होने वाली है। ठीक है, सीधी सी बात है गाइस, यहां से ये कटेगा 10 पे एंड 10 5 जा कितना होता है, 50 होता है। आंसर आ गया, प्रोपोर्शन के हिसाब से लेके चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग अलोन ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। अगर ए अकेला काम कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 18 डेज। बी अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है बोलते हैं, 18 डेज में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब कंप्लीटेड इफ बोथ द वर्क टुगेदर। पिछले साल का क्वेश्चन है, ये वाला एनटीपीसी का आया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी जो काम कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। कि जैसे तो मैंने, ठीक है, आपको बताया हुआ है कि क्या करना है बोलते, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में काम करने का शॉर्टकट क्या चीज़ है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये वो एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, आपकी वैल्यू 15 × 18 प्लस नीचे में क्या आएगा वहाँ पे 15 + 18। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो अपन उसको नीचे में ऐड करते हैं वहाँ पे, ये बात याद रखना। ओके, सो 15 + 18 कितना होने वाला आपका वाला, 33 होने वाला है। अगर आप 5 से कट करना चाहते हो इस सब चीज़ों को, या 3 से कट करना चाहते हो, तो जैसे याद रखना 3 5 होगा और 3 11 होगा। और मैं ऑप्शन को देखना चाहूँगा, मैं सीधा ऑप्शंस को देखना चाहूँगा। वहाँ पे आप खुद ढूंढो, वहाँ पे ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 11 कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि 11 से मुझे पता है वो कटने नहीं वाला, एग्जैक्टली कटने नहीं वाला है, मतलब कि एग्जैक्ट से एक वैल्यू तो आनी नहीं वाली है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में ही आंसर आने वाला है और आंसर आ जाएगा आपका वाला सीधा 18 5 90 डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का ये वाला क्वेश्चन है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों कॉम्बो आता है कि प्लस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय। अगर ऐसा क्वेश्चन की शुरुआत भी जब आती है ना, ठीक है ना, तो मैं सीधा से क्या करता हूँ ना, रफ पेज के ऊपर ये नंबर लिख के रख देता हूँ। ठीक है, एक ही स्टेप करेंगे, बाद में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, पहला लाइन क्या है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय। मैं ढूंढता हूँ कि यहाँ प्लस कहाँ पे, 9 और 4 के बीच में, तो मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ प्लस की जगह पे। उसके बाद माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था आपका वाला, माइनस की जगह पे डिवाइड करो, ऐसा उसने बोला हुआ है। ठीक है ना, डिवाइड का साइन अब दिख रहा होगा सबको। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। ठीक है ना, मल्टीप्लाई की जगह पे, मल्टीप्लाई की जगह क्या पुट करना है आपको, ये प्लस डालना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब हम बॉडमास की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग हमेशा क्या करते हो, डिवीजन करते हो वहाँ पे, तो कर लो। उसमें क्या पाते हैं कि 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना आता है, 5 आता है। 5 × 4 कितना आता है, 20, और 20 + 5 वहाँ पे कितना
कितना आंसर आने वाला है, 25 आने वाला है। ऐसे करना है आपको, मैथमेटिकल रीजनिंग बोला जाएगा, मैथमेटिकल, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ज़्यादातर रहने वाला है। चेंजेस करो, इतना ही रीजनिंग बोल रहा है, बाकी तो पूरा का पूरा मैथ्स का पार्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज, a equals to 1 and pat equals to 37, then part is to what? लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है गाइस, और लेटर कोडिंग में मैंने हमेशा बोला हुआ है कि अगर लेटर और नंबर आते हैं तो आपको ABCD के सारे नंबर्स लर्न हो जाने चाहिए। जनरली लॉजिक जो होता है वो सारे के सारे लेटर के सीरियल नंबर से ही लॉजिक होता है, या कभी कभी A का नंबर 26 भी दिया जा सकता है, मतलब कि वो अपोजिट लेटर का नंबर यूज करता है। अपोजिट लेटर या रिवर्स लेटर सबको पता है वो क्या होता है। तो A का नंबर 1 ये तो जनरली सबको पता ही चलता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये PAT का कोड क्या आया हुआ है आपका, 37 आया हुआ है। उसमें से भी मैंने वहां पे भी कुछ तो भी देख लिया गाइज, ये PAT आ चुका है। PAT 3 तो वहां पे है, 37 तो आंसर आने वाला चाहिए, या 37 से बड़ा आंसर आने वाला है, इतना आपको पता है। चलो ऑप्शन भी उन्होंने लॉजिकल दे दिए कि बच्चे ने ऐसा भी सोच लिया, तो आंसर वो बराबर बनाना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो P का नंबर होता है 16, A का नंबर होता है 1 और T का नंबर होता है 20। अब जैसे यूनिट प्लेस भी देखता हूं ना मैं, यहाँ पे एडिशन है, समझ में आ चुका है। यहाँ पे तीनों की क्या चीज है, एडिशन है। तो PAT का एडिशन है 37 अपने पास, ठीक है 37। तो अपने को बस क्या करना है, ये R का नंबर कितना होता है आप लोग बताओ। R का नंबर होता है 18, ठीक है ना। अब तो यूनिट प्लेस ऐड कर दो, वहां पे 8 और 7 15, यूनिट प्लेस 5 आने वाला है, बात खत्म है। पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं है। जब काम आधा करके काम हो रहा है अपना वाला, तो पूरा करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा टिक करा करो ऑप्शन, यूनिट प्लेस देख के किया करो। नेक्स्ट, एनालॉजी सबसे बेस्ट टॉपिक है। आप एसएससी, रेलवेज, इन सब चीज़ों के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीएससी यूपीएससी बोलो, ठीक है ना, वॉट एवर इट मे बी, सब जगह पे ये क्वेश्चन दिखने ही वाला है, ऐसा क्वेश्चन रह नहीं वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज टू टाइगर देन यूएसए इज टू वॉट, ठीक है। जरा ध्यान दो कि इंडिया और टाइगर, अब जनरली लोग क्या सोचेंगे, नेशनल एनिमल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यूएसए के भी नेशनल एनिमल्स की बात करते हैं वहां पे, तो कभी कभी ऑप्शन में दो चीजें भी आ सकती है, एक तो ये बाइसन, दूसरा है तो बाल्ड ईगल, ठीक है ना। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा गया है, बाइसन की जगह पे यहाँ पे बाल्ड ईगल आप डाल के देखो, वो भी आंसर आएगा, ये बात याद रखना। दोनों में से एक कोई तो भी रहेगा। राइट नाउ हमें बाइसन दिख रहा है तो अपन वो टिक करेंगे। अगर यहाँ पे बाइसन की जगह पे बाल्ड ईगल रहता था, ठीक है ना, तो अपन वो टिक करते थे, ठीक है। इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट, इनकम ऑफ एज एंड बीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इनकम वाला है। तो इनकम अगर दोनों का कोई रेशियो दिया हुआ है, तो ए का इनकम 3 और बी का इनकम 2, ऐसा भी ले सकते हो, या 3x 2x भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर 14,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। समझो मैंने ए का इनकम जो है वो 3x ले लिया और बी का इनकम जो है वो 2x ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, जो भी लेना हो आप लो, आपकी इच्छा। एक खर्चा कितना कर रहा है बोलते, 14,000 रुपये ये खर्चे कर रहा है, और ये कितना खर्चा कर रहा है बोलते, ये 10,000 खर्चा कर रहा है। अगर ए सेव कर रहा है 4,000, मुझे बताओ आपका इनकम में से आपने कुछ खर्चा कर दिया, मतलब वो क्या बचा हुआ रहता है, बचा हुआ जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज सेविंग। सेविंग बोलते हैं इसको। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर नहीं होता वो बचा हुआ, इट्स कॉल्ड एज सेविंग बोला जाएगा। मतलब अगर इक्वेशन बन चुका है हमारा वाला कि 3x माइनस 14,000 अगर अपन करेंगे तो सेविंग कितना आ रहा है आपका वाला, ये 4,000 आ रहा है। किसका है वो, ए का है। तो एक बात बताओ, ये 14,000 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू के इधर में। तो 14,000 इधर आके प्लस हो गया 4,000 में, यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 18,000, ठीक है ना। 18,000 बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ लगे तो, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, आपकी वैल्यू 6k। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी वैल्यू 6k, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करने को बोला, अभी सेविंग्स फाइंड आउट करने को लगाया b का। तो मुझे बताओ एक x की वैल्यू अगर 6 है तो डबल x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आप लोगों की, 12, और 12 में से एक्सपेंडिचर 10 गया, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका वाला, 2,000 रहने वाला है। सिंपल क्वेश्चन, तरीके से चलो, आराम से चलो, सारे के सारे आंसर क्वेश्चन ही बताता है, बस आपको उसको समझना है। What will be 40,000 amounts to in 2 years at a rate of 20% per annum if interest is compounded annually, yearly, whatever it may be.
देखो ज़रा ध्यान देना कि बच्चे क्या बोलते हैं कि कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है ना, कभी कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी होता है, कभी कभी कंपाउंडेड जो रहता है वो मंथली भी रहता है, क्वार्टरली भी रहता है, यहाँ पे ईयरली ही दिया हुआ है। तो मुझे बताओ इनिशियल अमाउंट कितना आपका वाला, आप 400 भी ले सकते हो या 40,000 भी लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका वाला, ठीक है ना, 20% है। 4,000 जो 40,000 है उसका आखिरी का जीरो हटा दोगे आप लोग तो वो बचता क्या है 10%। किसी का भी जीरो हटाते हो तो क्या बचता है वो 10%। कितना होगा वो वैल्यू 4,000, उसका 20% चाहिए अपने को। 20 मतलब कि इसका 20% मतलब डबल कर देने का। इसका आप लोगों ने जीरो हटा दिया तो ये बचता है 4,000, ये है आपका वाला 10%। तो आपको क्या बोलता है ये 20% है, मतलब ये कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऐड होता है, माइनस नहीं होता वहाँ पे, यानी कि 1 साल बाद इसका 20% कितना है 8,000, ये 8,000 इसके अंदर ऐड होने वाला है। तो 1 साल बाद जो आपको अमाउंट मिलने वाली है, 1 साल बाद की अमाउंट वो ये मिलने वाली है। और जो 1 साल बाद की अमाउंट होती है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो मुझे बताओ कि सिंपल से तरीके हैं, ये ऑप्शन से आपके वाले ये ऑप्शन है। अब मुझे पता इसमें से अगर मैं जीरो हटा दूंगा तो वो क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। और इसका क्या बोलते हैं तो अपने को डबल करना है वहाँ पे, यानी कि इसका डबल कितना आ जाएगा आपका 9600। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आने वाला है आपका वाला 9600। 600 दिख रहा है ना भाई, ठीक है, 600 दिख रहा है। 600 कौन से ऑप्शन में, एक में 6, बात खत्म हो गई। ज़्यादा कहाँ देखते पड़ेंगे, वहाँ पे एडिशन वेडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप लोग आगे निकलने के बारे में सोचा करो, ठीक है। लेट्स ऑल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लूटो इज टू दिस, कोडिंग डिकोडिंग है। अब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या करते हैं ना, ऐसा देख के आंसर नहीं आता है। इसको आप लोगों को रफ पेज के ऊपर अगर आप ऐसे लिख लोगे, ऐसे भी लिख लोगे ना, तुरंत आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक इससे नहीं होता, इसका लॉजिक इधर वाले से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बीच वाले से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप लोग ना एक बार सोच समझ के किया करो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया, ये पी का लॉजिक क्यू के साथ में क्या होता है, पी का क्यू मतलब के फॉलोइंग वाला है, फॉलोइंग वाला, या फिर अपन लिख देते हैं यहाँ पे +1 लिख देते हैं। मुझे बताओ ये एल है, ठीक है ना, तो के के बाद एल या फिर एल के पहले के, मतलब ये क्या चीज़ है, प्रेसिडिंग वाला है, मतलब -1 है। यानी कि वहाँ बीच में एक लॉजिक आता है, एक सीरीज मिलती है हमेशा, मैंने पढ़ाया हुआ आपको लेटर कोडिंग के लिए। तो +1 -1, ये भी देखो यू का भी +1, टी का एस -1, ओ का भी +1, ठीक है ना। तो +1 -1 +1 -1 किया हुआ है। तो आप बस इतना बताओ मुझे कि अब सैटर्न के लिए क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि मैं देखता हूँ शुरुआत यहाँ से काय पे हुई है, +1 से, तो हर जगह पे +1 ही होना चाहिए, यानी कि आंसर की शुरुआत में आपको टी ही दिखना चाहिए। सच होना, अपनी मर्जी से -1 करना ऐसा कभी नहीं करना बच्चों, ठीक है। जो दिया है ना क्वेश्चन ने वो लॉजिक आप अप्लाई करना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्या करना है आपको -1। अब ए के बाद -1 बहुत से बच्चों को पता नहीं चलता है कि सर एक कभी कभी ए के पहले जेड लेना है या जेड के बाद ए लेना है कि नहीं लेना है, वो अपने को क्वेश्चन ही बताता है, वो अपने को सीधा का सीधा क्वेश्चन बताता है कि भाई यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं तो फिर ये लॉजिक लग ही नहीं पाएगा +1 -1 वाला, ओके। सो टी के बाद में जेड, अब मैंने देख लिया टी के बाद जेड, तो इन दोनों में है, इन दोनों में डिफरेंस भी कहाँ पे आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है या लास्ट वाले में आ रहा है। तो लास्ट वाला खत्म कर लेते हैं, वहां पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये क्या किया अपन ने, +1 -1 +1 -1 +1 -1, एन के पहले कौन आता है, एम आता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के डिफरेंस पहचानो और डिफरेंस को देख के आगे बढ़ो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P713 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर P बोला हुआ है, ठीक है। जरा ध्यान देना गाइस कि P713 इज डिविजिबल बाय 11, यहाँ पे आ गई है मैथ्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका चैप्टर नंबर सिस्टम, या 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा ना प्लेइंग विद नंबर्स, CBSE चैप्टर 1, तो उसके ये वाला क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 की क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं बताता हूँ आपको कि ABCDEF 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर मैं ऑल्टरनेट नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं इन तीनों को ऐड करूंगा उनका रिजल्ट आएगा ये, और इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो उनका रिजल्ट आएगा B, एडिशन दोनों की, मैंने दोनों की एडिशन किया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेने का,
एक तो सब्ट्रैक्शन 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल 11 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0 या 11, तभी कहा वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ और इन दोनों को ऐड करता हूँ, ऑल्टरनेट वाला, एक बात बताओ, सीधी सी बात है, 7 + 3 कितना होता है भाई 10। अब 10 में से अगर मैं 10 निकालूंगा, ठीक है ना, तब कहा मेरा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इन दोनों का वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आने वाला है। इतना मुझे समझ में आ गया। अब आप लोग इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 11 ला ही नहीं पाएंगे ना, वो सिंगल डिजिट है ना वो, ठीक है ना, सिंगल डिजिट है वहां पे। इन दोनों की एडिशन कहाँ 21 आने वाली है, जो 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 आएगा वहां पे, ठीक है। ये एक ही नंबर है, सिंगल डिजिट है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बोला हुआ है वहां पे। यानी कि एक में ऐसा क्या ऐड करोगे जो आपको 10 एडिशन उन दोनों की मिलने वाली है, और वो आंसर होगा आप लोगों का 9, कि 9 + 1 हो जाएगा 10, और 7 + 3 कितना है 10, उनका डिफरेंस जो है वो 0 आ गया, बात खत्म, ठीक है। डिविजिबिलिटी सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे, डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद में 8, उसके बाद 9, 10, 11, ठीक है। लेट्स लुक आगे वापस से वही चीज़, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। सो या मैथमेटिकल रीजनिंग, मैंने पहले बोला है आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है ना। आप वीडियो देख रहे होंगे तो तुरंत यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैं प्लस मीन्स क्या बोला हुआ, मल्टीप्लाई, तो मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई मीन्स प्लस दिख रहा है तो मल्टीप्लाई की जगह पे मैंने ये देख लिया। एंड डिवाइड आखिरी में है, डिवाइड मीन्स माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया हुआ है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई करो, बोलते हैं आप पहले सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ भाई, कुछ भी मेरी मर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया, क्या है ये 10 - 5, मैंने वहाँ पे लिख दिया 5 तुरंत में। और ये क्या चीज़ है 15 9 जा, ठीक है ना। सो बताओ 15 9 जा कितना होता है आपके इधर में, 135 होता है क्या, पक्का 135 + 5 कितना आता है 140। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बॉड मास में प्लस माइनस टर्म्स अलग अलग है ना, अगर जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है ना, उस पर बॉड मास लगने की जरूरत ही नहीं है, बॉड मास लगता नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा है वहाँ पे। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो पहले, उसके बाद में आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो, और बाद में एडिशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक टर्म के अंदर प्लस मल्टीप्लाई, एक टर्म के अंदर ही मल्टीप्लाई अगर डिवाइड आ रहा है तो बॉड मास लगा, ऑफ आया तो तब बॉड मास लगाओ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए टर्म्स अलग अलग है और इंडिपेंडेंट टर्म्स से आप बिना बॉड मास के भी आंसर निकाल सकते हो। ब्लड रिलेशन आ गया है, और वो भी इंडिकेशन ब्लड रिलेशन। मैं पहले ही बता दूं, बैंकिंग और इंश्योरेंस के सिलेबस में ये चीज़ आती नहीं है, बट ये चीज़ अगर आप पढ़ते हो ना, इससे आपका ब्लड रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। क्वेश्चन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रमेश सेड। इसमें सबसे पहले ना बात कौन करने वाला है ना, उसको देखने का, वो लड़का है, मेल है। और बात किसकी चालू है, पहले तो फोटोग्राफ्स था, लेकिन फोटोग्राफ के बाद में उसने जेंडर रिवील कर दिया, ही इज, मतलब वो लड़का है, ठीक है, वो लड़का है, ठीक है, जिसका फोटोग्राफ है वो, ही इज राहुल, ठीक है, राहुल का फोटोग्राफ है वो। माय, अब वो राहुल कौन है बोलते हैं, माय, अब माय वर्ड किसके लिए है, रमेश के लिए, तो तुरंत रमेश बना देने का वहां पे, ये आपका वाला राम यानी कि रमेश। माय ब्रदर्स सन्स ओनली पैटर्नल अंकल्स वाइफ्स ब्रदर, ऐसा ही होता है इंडिकेशन ब्लड रिलेशन। ये मेरे चाचा के भतीजे के मामा के चाचा के लड़का है, ठीक है। आंसर निकालना आसान है, बस आप देखो, आप बस इसके वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करो। माय, माय मतलब बोलने वाला, बोलने वाले का नाम दे देने का, रमेश, रमेश के भाई के बेटा, तो रमेश को पहले भाई बनाओ, फिर उसका बेटा बनाओ, बेटे का ओनली पैटर्नल अंकल। अब मुझे बताओ, इसका अकेला चाचा जी है बोलते, इसके अकेले मतलब पप्पा के भाई, मतलब वही रमेश। पूरा घूम फिर के क्वेश्चन वही पे आ गया रमेश के ऊपर, अभी तक के पूरा क्या आ गया, रमेश आ गया। रमेश के वाइफ का भाई है बोलते वो, ये रमेश की वाइफ का भाई है बोलते राहुल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू रमेश। अरे वाइफ का भाई मतलब क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, बात खत्म है, बराबर है क्या, साले साहब है वो, ठीक है। तुरंत आपका याद आना चाहिए आपको, वाइफ के भाई है वो, साले साहब, आंसर इज ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट अगली बात, एनालॉजी, वापस से एक बार आया हुआ है कि जैसा कि ये ऑफ्थल्म, ये जो वर्ड है ये आइज से रिलेटेड है, आइज से रिलेटेड। और नेफ्रॉन जो है वर्ड, नेफ्रॉन
ठीक है ना, ये वर्ड जो है वो किडनी से रिलेटेड है। अब जल्दबाजी में यहाँ पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, नर्वस सिस्टम है। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में नर्वस सिस्टम टिक करके आगे निकल जाएंगे। पेपर के टाइम पे किसी को कुछ याद नहीं रहता है, बहुत टेंशन रहता है पेपर के टाइम पे, वो भूल जाते हैं थोड़े बहुत। तो भी न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस होता है। तो न्यूरॉन अगर रहता था ना तो नर्वस सिस्टम टिक करना पड़ता था, लेकिन किडनी है यहाँ पे दिया हुआ, नेफ्रॉन ये वर्ड जो है वो किडनी से रिलेटेड है, ये बात याद रखना। आगे नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हमने इंग्लिश में कर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली था आपका वाला आरपीएफ का सॉलोजम का क्वेश्चन है। ऑल बॉयज आर मंकी, ठीक है ना। मेरा बॉयज से कोई झगड़ा नहीं है, जो आप लोगों को मंकी बना रहा हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में है, ठीक है ना। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं भी एक लड़का ही हूँ भाई, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर मंकीज बोला हुआ है, तो ये आपके वाले प्लांट्स है। कुछ प्लांट्स मंकी है, ऑल बॉयज आर मंकीज बोला गया है। पहला कंक्लूजन देखो गाइज, सम मंकीज आर बॉयज। मैं सम के लिए क्या बताता हूँ आपको हमेशा, इंटरसेक्शन, किसके किसके बीच में, मंकी और बॉयज के बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ऑल बॉयज मंकी है, तो सब मंकी बॉयज होने वाले ही है ना वहाँ पे। ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका वाला, सही हो जाएगा। डायग्राम में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला, ऑल प्लांट्स आर बॉयज। मैं आपको ऑल के लिए हमेशा क्या बोलता हूँ कि ऑल के बाद जो भी पार्ट रहता है वो छोटा रहना चाहिए और सामने वाले के अंदर दिखना चाहिए। क्या, बॉयज के अंदर, बॉयज की डायग्राम में, ठीक है ना। यहाँ प्लांट्स दिख रहे क्या आपको, नहीं, वो दोनों तो डिस्टिंक्ट सेट है, तो उनके बीच में कोई भी पॉजिटिव चीज क्या होने वाली है, वो हमेशा रॉन्ग होने वाली है। शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एनालॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे कि पेपर में भी एनालॉजी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, तो हमने भी डाले हुए एनालॉजी के बहुत से क्वेश्चन। क्रिकेट इज टू पिच, क्रिकेट जो खेलते हैं उस ग्राउंड को अपन क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। ग्राउंड नहीं बोलते, इसको पिच कहा जाता है। और स्केटिंग, जो जहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं उसको स्केटिंग, जो स्केटिंग देखा होगा ना आपने, ओवल शेप की होती है, ठीक है। तो उसको ना रिंग नहीं बोलना, रिंग नहीं बोलना, उसको रिंग कहते हैं। ये बात एक ध्यान देना जल्दबाजी में। अच्छा है यहाँ पे पहला ऑप्शन यही दिया हुआ है, लेकिन स्केटिंग रिंग बोलते बहुत से लोग बातों बातों में, लेकिन वो होता है रिंग होता है। तो उसको ऑप्शन नंबर उसका पहला आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। अगेन कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, दैट्स व्हाई अपन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। अब मुझे देखो यहाँ पे कि बी का कोड क्या दिख रहा है मुझे, वाई। तो सब लोगों को मैंने बताया हुआ है कि अगर बी का कोड वाई, ए का कोड जेड, अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखती है मतलब वो रिवर्स लेटर्स है या अपोजिट लेटर्स कहते हैं उसको। कि ई का कोड क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ए का कोड जेड है, आर का कोड आई दिया हुआ है, मतलब ये अपोजिट लेटर्स है। तो मुझे बताओ बिल्डिंग में अपोजिट लेटर्स जो दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, सबका लास्ट लेटर चेक करो गाइस, वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले लास्ट लेटर जी है, तो जी का अपोजिट क्या आता है, टी। इन दोनों में से एक आंसर आने वाला है। और पहला भी चेक कर लो, यहाँ पे पहला बी है, ठीक है ना। तो बी का अपोजिट क्या आता है, वाई। तो चेक करो इन दोनों में से वाई कहाँ है शुरुआत में, ये वाला है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बीच के लेटर्स के लिए कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है गाइस। शॉर्ट ट्रिक कहती है कि अगर, जरा ध्यान देना, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स, कि हमेशा रहेगा यहाँ पे कोई तो भी एक वैल्यू रहेगी और यहाँ पे कोई तो भी दूसरी वैल्यू रहने वाली है। कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद रखना ये फॉर्मूला, डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू इनटू 100, ये है परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला। और ऐसा ही क्वेश्चन रह सकता है कि 80 को ऊपर डालो, 120 को नीचे डालो, तो ये परसेंट लॉस का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हर बार हर एक चीज के लिए अलग अलग शॉर्टकट याद रखने से अच्छा है। देखो प्रॉफिट के लिए स्मॉलर वैल्यू डिनोमिनेटर में, जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है उतना वैल्यू बढ़ती है, मतलब वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज मतलब अपन ऐड, ठीक है ना, पॉजिटिव समझते हैं वहां पे। लॉस डिक्रीमेंट, ठीक है ना, डिक्रीज ये निगेटिव में माना जाता है लॉस में। तो लॉस होने के लिए ये बड़ा नंबर होना चाहिए नीचे में। डिनोमिनेटर बढ़ गया मतलब वैल्यू छोटी हो रही है, लॉस हो रहा है। डिनोमिनेटर छोटा हो गया, वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट होगा। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना का है गाइस, वहाँ पे 40 का। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 80 है और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मुझे बताओ 40 डिवाइडेड बाय 80 मतलब 1/2, एंड 1/2 का मतलब होता है 50%। बात खत्म है। शॉर्ट ट्रिक याद रखो वापस से एक बार कि एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी दी रहेगी, प्रॉफिट निकालना है डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू, लॉस निकालना है डिफरेंस डिवाइडेड बाय लार्जर वाला वैल्यू, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के वैल्यूज चेंज कर दो, वो लॉस वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रेलवे इज कोडेड एज दिस
देन हाउ विल यू कोडेड स्टेशन। देखो गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला हुआ है कि जब कभी भी लेटर और नंबर आते हैं, ठीक है, तो आपको ABCD के नंबर्स आप लोगों ने लर्न किए हुए, A का नंबर 1, B का नंबर 2, C का नंबर 3, Z का नंबर 26, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। रेलवे में पहला लेटर कौन सा आपका बोला R, और यहाँ पे नंबर क्या है 24। मुझे बताओ R का नंबर आप लोगों ने हमेशा क्या याद किया हुआ 18, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है वहाँ पे 24, यानी कि इसने +6 किया हो सकता है। सबसे पहले तो आपको यही सोचना पड़ेगा एडिशन के बारे में, तो +6 किया हो सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। फिर A का नंबर कितना होता है 1, ठीक है ना, A का नंबर 1 होता है और वहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, मतलब +6 किया हुआ है, हो गया काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। या फिर एक चेक कर लो यहाँ पे ये Y वाला, Y का नंबर कितना होता है 25, 25 + 6 कितना होता है 31 है क्या भाई लास्ट में, बिल्कुल है, हो गया, आंसर आ गया। निकालो फिर स्टेशन का वैल्यू वहां पे कितना आता है कितना नहीं आएगा, ठीक है। स्टेशन में सबसे पहला मत देखो, ये देखो ऑप्शन में 2 जगह 19 है, 2 जगह 20 है, आखिरी में कौन है n का नंबर कितना होता है 14 + 6 करोगे कितना आता है 20, मतलब 20 वाला एक तो ये आंसर है, नहीं तो ये आंसर है। 19 वाले तो ऑप्शन तुरंत कट गए वहां पे। अब इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस देखो गाइस, 21 21, 15 15, 26 26, क्या स्टेशन में ए है क्या कहीं पे, हाँ ये देखो ए। अब भी आप लोगों ने देखा था ना कि ए का कोड क्या था 7 था, तो स्टेशन में भी ए जो है तीसरे नंबर पे है। क्या 8 आ सकता है क्या ए का नंबर, बिल्कुल भी नहीं, ये इसके कारण कट गए 2 ऑप्शन, ये एक ऑप्शन 8 के कारण कट गया, आंसर होगा बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा। दैट्स इट। ए का 7 मैंने तुरंत ऊपर में ही देखा था, तो क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है, हम क्या कर रहे हैं बस कॉपी कर रहे हैं या फिर थोड़ा लॉजिक लगा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको कहते हैं वेन डायग्राम। सिलोजिज्म अलग, वेन डायग्राम अलग, इसको समझो अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा हुआ है कि ट्रायंगल जो है वो कौन है बोलते हैं आर्ट्स वाले, ट्रायंगल जो है आर्ट्स वाले, सर्कल जो है वो साइंस वाले है, ठीक है, एंड रेक्टेंगल जो है वो कौन से वाले बोलते हैं डांस वाले है, डांस वाले, ठीक है। ये आर्ट्स वाले, ये साइंस वाले बच्चे, और रेक्टेंगल जो है वो डांस वाले बच्चे हैं। तो अब इसके ऊपर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं एक बार थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे ए लिख देता हूँ या एस लिख देता हूँ या डी लिखता हूँ। तो आपको पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन साइंस कोर्स। अब एक सीधी सी बात है, साइंस मतलब कि ये पूरा सर्कल है, और पूरा सर्कल जो है उसमें सभी लोगों ने साइंस लिया हुआ है। ये बच्चा साइंस के साथ आर्ट्स वाला भी है और डांस वाला भी है। ये बच्चे जो है 44 बच्चे, ये साइंस के साथ डांस वाले भी है। ये बच्चे साइंस के साथ आर्ट्स वाले भी है। अब लॉजिक मत लगाना बीच में, सर साइंस के साथ आर्ट कैसे हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है वो लॉजिक लगाया करो। आप लोग भलता लॉजिक सोचते रहते हैं, ठीक है ना, खत्म करो इस बात को। सबकी एडिशन करनी है वहां पे। एडिशन में सबसे पहले क्या आता है आपके यहाँ पे यूनिट प्लेस आता है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 यूनिट प्लेस पे 1, बात खत्म है। 7 + 4 11 यूनिट प्लेस पे 1, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। मैं वापस से यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे एस लिखता हूँ, यहाँ पे डी लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन डांस एंड साइंस। एक बात बताओ, पहले ना साइंस और डांस का इंटरसेक्शन में कौन से नंबर है, ये दोनों नंबर है, दोनों के इंटरसेक्शन में, बट नॉट द आर्ट। आर्ट्स के अंदर वाला नंबर आपको नहीं चाहिए बोलते, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर में जो नंबर आ रहा है ना वो नहीं चाहिए। तो आंसर कौन सा बचता है आपका वाला, 44 नंबर बचता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर का, वापस से एक बार, ये आर्ट्स है, ये साइंस है, ये डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहां पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन द आर्ट्स कोर्स एंड साइंस कोर्स। वापस से आर्ट्स और साइंस के बीच में कौन से 2 नंबर आ रहे हैं, ये 2 नंबर आ रहे हैं, और इन दोनों नंबर में नॉट द डांस बोला हुआ है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर वो नंबर नहीं चाहिए। आंसर विल बी 23 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, 3 क्वेश्चन आए इसके ऊपर के, लेकिन ऐसे डायग्राम रहने वाली है एक, तो भी ये बात याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट ये एक डायग्राम या एक DI रहेगा, दोनों में से एक रहने वाला है आप लोगों को। एनालॉजी वापस से एक बार, सोल्जर्स इज टू आर्मी, ठीक है ना, कि ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड एज आर्मी बोला जाएगा, एंड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इज कॉल्ड एज बैंड, ठीक है ना, जो बैंड बोलते हैं वो म्यूजिक बैंड, ठीक है। नेक्स्ट 3 numbers are in the ratio of 2:3:5. Twice their sum is 100 बोला हुआ है। Find the square of the largest of the 3 number. एक बात बताओ कि 3 नंबर जो दिए हुए हैं, 2 3 5 दिए हुए हैं। चलो इन लोगों को ना 2x 3x और 5x कंसिडर कर लो, ठीक है। इन दोनों देखो, ट्वाइस देयर सम, मुझे बताओ 2 + 3 + 5 कितना होता है 10, यानी कि 10x, ये जो है इनकी एडिशन है, इसका आपको ट्वाइस करना है। ये क्या मिलने वाला आपको बोलते हैं 100,
ठीक है ना। 10 टू सा कितना होता है 20 एंड 25 सा कितना होता है 100, मतलब x की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी है 5। तो आपको लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 एंड 25 का स्क्वायर कितना होता है गाइज 625। आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया, वेरी गुड तरीके से चलो, आराम से चलो, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड, राम बोल रहा है सीता इज माय। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हुआ था ना, और मैंने क्या बोला था, माय वर्ड के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का, ठीक है। माय पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स ओनली डॉटर इन लॉ। अब वापस से बोल रहा हूं, माय वर्ड जहां पे आया ये किसको रेफरेंस देता है, बात करने वाले के ऊपर, उसको पहले ही बना देना, राम को, ठीक है ना। मैं हल्का सा थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पे आए हुए हैं, ये है अपना राम, ठीक है ना। राम के ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ये होता है राम के फादर के फादर के फादर, ये आपके राम के ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स का ओनली सन, इनका अकेला बेटा मतलब के राम के ग्रैंडफादर। समझ में आया क्या, ग्रेट ग्रैंडफादर का अकेला बेटा मतलब कि ग्रैंडफादर। और सारी बात क्या की चालू है, पैटर्नल की बात चालू है, मतलब पापा के साइड में लिया मैंने जानबूझ के, ठीक है। आगे नेक्स्ट, उनके अकेले सन की ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहुरानी, इनके बेटे की बीवी जो है वो कौन बोला गया है, सीता बोला गया है। अरे आपके दादाजी के बेटे की अकेली बहुरानी मतलब वो आपकी मम्मी चोंगी ना वहां पे, सीधी सी बात है। हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम, तो आंसर विल बी मदर। डायग्राम को तरीके से बनाया करो और जनरली माय वर्ड के ऊपर ध्यान दिया करो। माय वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, जो बात करने वाला है वो, उसको बनाता हूं मैं, उसके हिसाब से डायग्राम से मेरा आंसर आराम से आ जाता है, ओरली भी आंसर आ सकता है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 poles of the height of 15 meters and 20 meters stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meters, find the distance between their tops. ठीक है, एक पोल दिया हुआ है इतना, इस पोल की हाइट कितनी है आपको 15 मीटर, ग्राउंड है। दूसरा पोल जो दिया हुआ है उसकी हाइट कितनी दी हुई है 20, इतना दिया हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ग्राउंड लेवल तक का कितना दिया है, फीट का डिस्टेंस दिया हुआ है 12। आपको ये फाइंड आउट करना है। सब लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री या फिर पाइथागोरस थ्योरम, जब राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं तो ट्रिपलेट देखते हैं अपन, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट क्या कहता है, एक बात बताओ, ये टोटल कितना है 20 में से ये कितना है 15, तो ये कितना होगा 5। ये यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, मतलब जितना 12 होगा इतना ही 12 है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से मैंने हमेशा आप लोगों को लिखवा के दिया हुआ है, एक है 5, एक है 12, तो नेक्स्ट ट्रिपलेट कितना बनता है आप लोगों का 13 का बनता है। ट्रिपलेट कैसा बनता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों की एडिशन कितनी होती है 169, और उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा वहां पे 13 आने वाला है। तो 13 ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है। ट्रिपलेट सारे के सारे लर्न किया करो गाइज, मेजॉरिटी ट्रिपलेट्स जो है वो इतने पे ही आते हैं। एक तो ये 5, 12, 13 हो गया, 12 के साथ में और अगर देखते हैं अपन 9, 12, 25 भी है, 3, 4, 5 वाला भी है, बराबर है क्या 6, 8, 10, मेजॉरिटी इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। चारों के चारों ट्रिपलेट्स आप वीडियो को पॉज करके लिख के रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है पूरे के पूरे, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड मदर इज कोडेड एज दिस, ठीक है ना। वापस से बोल रहा हूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ देख के आंसर नहीं आता है इसका वाला, मैंने थोड़ा सा पास में लिख दिया, इसको थोड़ा दूर लिखना चाहिए था, बट वॉट एवर इट में भी। मदर का कोड ऐसा तो प्रिंसिपल का कोड होगा कैसा, ठीक है। अब चेक करो कि m का नंबर, एक बात बताओ, m का नंबर कितना होता है 13 होता है, j का नंबर कितना होता है 10 होता है। अब 13 का 10 आने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, -3 करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे देखने का, फिर वहाँ पे o का नंबर होता है 15, r का नंबर होता है 18, मतलब यहाँ +3 किया, मतलब वो पहले कर रहा है -3, उसके बाद कर रहा है +3, नेक्स्ट -3 +3, कोई भी सीरीज हो सकती है, बट सीरीज का पैटर्न निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, t का नंबर होता है 20 और ये होता है 17, -3, मतलब के यहाँ हुआ -3 + 3, -3 + 3, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऐसी जा रही है वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे वो ऐसे करना है आपको, ठीक है। शुरुआत -3 हुआ ना, तो -3 करने का। p का नंबर कितना होता है 16 में से 3 गया 13 पे कौन होता है m होता है, मतलब ये m वाले आंसर है। ये तो कट गया, ये तो कट गया एक वाला, ठीक है। अब जरा देखो सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा आपका, प्रिंसिपल में r है,
प्रिंसिपल में वहां पे आर आया हुआ है। एक बात बताओ, प्रिंसिपल में आर आने के बाद आर का नंबर क्या होता है? 18 होता है। तो उसमें प्लस या माइनस करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। यहां देखो सेम टू सेम आया हुआ है आर, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, आंसर आ गया। और ऑब्जर्वेशन से अगर आंसर आ रहा होगा तो सॉल्व क्या करने का वहां पे? समझ में आया सबको? जल्दी जल्दी सामने 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 निकलो गाइस, अपने को एक सीट कंफर्म चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग जो बोला जाता है वो वाला, कि यहाँ पे मैं फट से 6, आप रुकना नहीं गाइस। अगर वीडियोस देख रहे हैं आप लोग ऑनलाइन तो पेन या पेपर साथ में रखा करो, सॉल्व किया करो। प्लस मींस क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाइड बाय। मल्टीप्लाई बाय का मतलब क्या दिया हुआ? वहां दिया हुआ। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। और डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। आपकी इच्छा, आपको ये पहले करने की इच्छा है, बिल्कुल करने का, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा वहां पे। साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बस एक प्लस है एक माइनस है, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस में से माइनस कर सकते हो आप लोग सीधा सीधा, कि जब मैं 13 में से 8 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है? 5 आता है। और मैं यूनिट प्लेस को देखना चाहूंगा कि 7 6 42 होता है, और बीच में क्या है वहां पे? प्लस। 5 और 2 क्या होता है? 7, 5 खत्म। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फिर से एक बार यहां पे जो नंबर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ ट्रायंगल ये रीडिंग वाला है, सर्कल वाला साइकिलिंग वाला है, और ट्रैकिंग वाला क्या है अपना नीचे में दिया हुआ है। ये बात याद रखना, बाकी डायग्राम के साथ क्वेश्चन तो रहने वाला ही है। रीडिंग, साइकिलिंग, ट्रेडिंग। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ रीडिंग, ये साइकिलिंग और ये ट्रेडिंग वाला। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पर्सन्स लाइक रीडिंग? किसको किसको रीड करना अच्छा लगता है बोलते हैं वहां पे। ठीक है, सो वापस एक बार, रीड मतलब कि ये पूरा है, इन सब को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सबसे बेस्ट यूनिट प्लेस को ऐड करो, क्योंकि सबके यूनिट प्लेस क्या है? अलग अलग दिए हुए वहां पे। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये 3 और 2 5, 8 और 5 कितना होता है? 13। 3 लेने का यूनिट प्लेस पे। 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 6 और 4 10 हो गया। आंसर इज 170। रीडिंग लाइक करने वाले सब लोग, इन दोनों को छोड़ के। अगला क्वेश्चन फिर से रीडिंग, साइकिलिंग, ट्रेडिंग आप लोगों के लिए। बताओ, हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग? जिसको ट्रैकिंग और रीडिंग पसंद है, इन दोनों के कॉमन नंबर कौन से हैं? ये दोनों हैं, बट नॉट साइकिलिंग, मतलब ये सर्कल नहीं चाहिए बोलते वहां पे, मतलब आंसर विल बी इसका वाला 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग? मुझे बताओ आपका वाला क्या था? ये रीडिंग था, ये साइकिलिंग था, ये ट्रेडिंग था। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से? वापस से ये दोनों नंबर कॉमन है, ठीक है ना, बट नॉट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग वाला नहीं चाहिए बोलते, मतलब आंसर क्या होगा इसका वाला? 31। अब 2 क्वेश्चन मैंने 2 पेपर के लिए हुए हैं, आप देख लो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी है। बस इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पे भी पेपर में रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन नंबर। मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ये बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो आपको मीन पूछता है, या मोड पूछता है, या मीडियन पूछता है। बस ये 3 ही चीज़ें हैं गाइस, जरा ध्यान देना और याद रखना। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोग? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मोड का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर जो आपको दिख रहे हैं उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, या ऑकरेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। मोस्ट ऑकरेंस जो दिख रहा है वो वही अपने को आज फाइंड आउट करना है। और मीडियन का मतलब होता है सेंटर्ड नंबर या सेंटर्ड वैल्यू। अगर नंबर्स को असेंडिंग में लिखोगे तो जो सेंटर पे आ रहा है वो होता है उसका मीडियन। असेंडिंग लिखो या डिसेंडिंग लिखो आप लोग। तो चलो अपने को निकालना है, अपने को मोड निकालना है, मतलब कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, कि जैसे मैं देख रहा हूं वहां पे कि मुझे 51 जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार दिख रहा है। 52 भी जो दिख रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बार दिख रहा है। नेक्स्ट 53 की बात करता हूं मैं, तो 53 मुझे यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है, मतलब 53 के नीचे मैं 2 लिख देता हूं यहां पे। 54 जो दिख रहा है मुझे वहां पे, ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। 54 जो है वो, इसको मैं काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया। 54 भी 2 बार आया हुआ है। 55 जो है वो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। 56 57 एक बार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55, जो 3 बार आया हुआ है, उसका हाईएस्ट ऑकरेंस आया हुआ है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये एक पजल दिख रहा है, ठीक है ना, बड़ा पजल है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, क्या है तो हियर आर द 6 फ्लैट्स ऑन द फ्लोर इन 2 rows। आउट ऑफ दिस 3 आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर 3 आर फेसिंग साउथ फ्लैट बोला हुआ है। 2 rows में अपन फ्लैट बना देते हैं पहले। एनटीपीसी के ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ दिस 3 आर फेसिंग नॉर्थ, 3 आर फेसिंग साउथ बोला हुआ है। द फ्लैट्स आर टू बी अलॉटेड अमॉन्ग्स्ट
ठीक है ना, इन लोगों के नाम दिए हुए, लेकिन इन लोगों के नाम देखना गाइस क्या दिए हुए, ABCDEF ऐसे दिए हुए। वेरी गुड। आगे, विश्व जो गेट्स द नॉर्थ फेसिंग प्लाट, मतलब बी जो है वो नॉर्थ फेसिंग आने वाला है, ठीक है। एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डायरेक्ट बोला हुआ है कि बंदा जो है वो नेक्स्ट टू डायरेक्ट डी के बाजू में नहीं ये बोलते। मतलब अपन बी को अगर मैं कॉर्नर को लूंगा, यहाँ नहीं लेता हूँ लगे तो मैं बी को अगर मैं यहाँ लूंगा तो डी यहाँ आएगा, या फिर मैंने बी को यहाँ लिया तो डी यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं है, मतलब सेंटर में कोई होगा नहीं। नेक्स्ट, फातिमा गेट्स डायगोनली अपोजिट फ्लैट बोला हुआ, नहीं, डायरेक्ट एंड फातिमा गेट्स द डायगोनली अपोजिट फ्लैट, कि अगर डायरेक्ट यहाँ है तो फातिमा यहाँ होगी, डायरेक्ट यहाँ है तो फातिमा यहाँ होने वाली है, एफ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा बोला गया, मतलब फातिमा कहीं पे भी हो, चित्रा तो यहीं पे जाने वाली है ना भाई, कोई भी पसंद लो ना, ऊपर वाली है नीचे वाली, चित्रा तो यहीं पे जाने वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोला हुआ, एंड गेट्स द साउथ फेसिंग फ्लैट बोला हुआ है, ठीक है। चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा एंड गेट्स द साउथ फेसिंग फ्लैट बोला हुआ है, मतलब अपन ने जो पहले पॉसिबिलिटी ली हुई थी, इसको अपन ने नॉर्थ लिया था तो वो अपना वाला सही हो चुका है वहां पे। एंड नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोला हुआ है, इवान गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, मतलब ये कौन होगा आपका वाला, इवान जो नॉर्थ फेसिंग है। पहले अपन ने बी को ऐसे यहाँ पे पुट करके देखा हुआ था नॉर्थ फेसिंग के लिए वहां पे, और अपने आप बाकी सब चीजें हो चुकी है। हालांकि इसके ये दिया है तो ये नहीं दिया तो भी चलता था, बट स्टिल हो गया हमारा। अगर ई यहाँ पे है तो बचा हुआ है ए, तो ए कहाँ पे, यहाँ पे आ सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि डायरेक्ट कहाँ पे बैठा हुआ है, बट पॉसिबिलिटी वाली डायग्राम हमारी बनी हुई है वहाँ पे कि ACF ऊपर में है और DEB नीचे में है। अब इसके ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट डायरेक्ट एंड फातिमा विच अदर पेयर्स आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना, इनमें से कौन जो है बोलते हैं, ठीक है ना, अपोजिट है बोलते, क्या ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है क्या, चेक करो वहां पे। एक्सेप्ट डायरेक्ट और फातिमा, इन दोनों को छोड़ के कि डायगोनल अपोजिट, डायगोनल अपोजिट मतलब ऐसा देखने का, अपोजिट नहीं बोला हुआ है, डायगोनल अपोजिट, क्या ए और बी डायगोनल अपोजिट है क्या, तो बिल्कुल है, ठीक है ना। इस पॉसिबिलिटी में भी देखो या ये वाली पॉसिबिलिटी में भी देखो, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका आंसर होगा आपका वाला पहला वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जैक्टली अपोजिट है ये अपने को बताना है, ठीक है। सो देखो कि दो इसमें सी का अपोजिट एफ या फिर ई दिया हुआ है, तो सी अभी दिखा था मुझे सेंटर में है, उसके अपोजिट में कौन है, ई दिया हुआ है, तो मैंने दो ऑप्शन को देख लिया था जिसमें से सी का अपोजिट ई, मुझे एग्जैक्टली एक ऑप्शन मिल गया अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनल अपोजिट नहीं बोला उसने, अपोजिट टू ईच अदर बोला हुआ है, तो मेरा आंसर यही से आ गया। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स साउथ फेसिंग फ्लैट, अभी मैंने बोला था साउथ फेसिंग मतलब के ऊपर वाले थे वो सारे के सारे, वो कौन थे आपके वाले, ACF थे, तो ACF जो है वहां देखो आपके ऑप्शन में कहाँ पे दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट, तो अभी मैं यहाँ पे लगे तो लिख देता हूँ ACF था और BED था, ठीक है ना, वॉट एवर, ये इधर इधर भी हो सकता है, बट जाने दो जो भी है वो ACF का पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है मुझे ACF। नेक्स्ट ऑप्शन मैथ्स का है, टाइम एंड वर्क का दिख रहा है मुझे, 30 men वर्किंग 5 hours a day कैन डू अ टास्क इन 16 days, ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल 40 men वर्किंग 6 hours a day डू द सेम टास्क। अब मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है आपका वाला, M1D1H1 इज इक्वल्स टू M2D2H2, हमारा शॉर्टकट है ये वाला, कि भाई कितने लोग आदमी हैं, 30 आदमी, कितने घंटे काम कर रहे हैं बोलते हैं 5 घंटा, कितने दिन में काम खत्म करेंगे वो 16 घंटे में, तो वही चीज बोला हुआ है कि हाउ मेनी डेज बोला हुआ है, मतलब D2 का वैल्यू निकालना है आपको। D2 का वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या बोला हुआ है, 40 men 40 आदमी काम करेंगे बोलते 6 hours पर डे, ऐसा उसने बोला गया है। सीधी सी बात है, एक बात बताओ, ये 0 और ये 0 यहाँ पे मैंने कट कर दिया है वहां पे, अब मुझे बताओ ये 4 से ये कितने पे कटेगा, 4 चौक 16 पे कटने वाला है, ओके। उसके बाद में मुझे बताओ ये कितना आपका वाला 4 3 12 है, और ये कितना आपका 6, तो क्या मैं 6 से 12 को 2 पे काट दूं क्या, बीच क्या फर्क पड़ता है, एंड 5 2 10 आंसर आ जाएगा, फाइन आंसर। शॉर्टकट थी M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। अगर वर्क भी दिया रहता है तो नीचे में अपन W1 W2 लेते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना, चलो ध्यान देना, वर्किंग टुगेदर PQR रिप द फील्ड इन 6 days, ठीक है। उन्होंने क्या बोला हुआ है, P + Q + R अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 6 दिन में काम खत्म करते बोलते, P कैन डू इट इन 10 days and Q it in 24 days. How many days will R alone
फिनिश्ड। ठीक है, फाइन। इसको अकेले का नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए अपने को P प्लस क्यू चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि P प्लस क्यू का एक फॉर्मूला आया था, वो था XY अपॉन X प्लस वाई। बताओ मुझे क्या है वो। X की वैल्यू कितनी है आपकी वाली? एक है 10, दूसरी वाली है 24, और नीचे में क्या दिया हुआ अपना वाला P प्लस क्यू 10 प्लस 24। ठीक है ना, 10 प्लस 24 कितना होने वाला आपके इधर में? 34 होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, सीधा सीधा जो भी पार्ट है आप लोग इसको कट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, या इसको ऐसे कैसा रखना है तो आप ऐसे कैसे भी रख सकते हो, आपकी इच्छा वहाँ पे। बट मेरे हिसाब से आप लोगों ने 17 करना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ 12 कर देना चाहिए, आधा आधा जो भी है वो। और वो उसका आंसर कितना आएगा आपका वाला? 120 डिवाइडेड बाय 17। ये P प्लस क्यू है। और एक बात याद रखना कि अब दूसरी शॉर्टकट, अगर 3 लोगों का वर्क दिया हुआ है, 2 लोगों का वर्क दिया हुआ है, आपका वाला जो भी है वो 120 डिवाइडेड बाय 17 का, और किसी एक सिंगल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला है XY डिवाइडेड बाय X माइनस वाई। ठीक है ना, मॉड में लो लगे तो इसको मॉड में X माइनस वाई लो या Y माइनस X लो, वॉट एवर इट मे बी, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो X कितना है आपका वाला? 6। ठीक है ना, Y कितना है? 120 डिवाइडेड बाय 7। बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस कर देना, बस यहाँ पे -6। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब मुझे अरे ये 6 नहीं है, ये 7 नहीं है, वो 17 है। तो मुझे बताओ 17 6 कितना होता है आपके इधर में? 76 होता है आपके इधर में 102, बराबर है क्या? ठीक है, सो 102 होता है, और 120 में से 102 गया, कितना बचेगा मुझे बताओ? 120 में से 102 गया, 18 बचा हुआ है, और नीचे का 17 तो अपने आप कट हो जाएगा फिर वहाँ पे कि भाई इससे इसको मल्टीप्लाई हो चुका है। 120 में से 102 गया, यानी कि ये इतना बचा है, ये इतना बचा हुआ है, और नीचे में कितना बचा बोला मैंने? 120 माइनस 102 कितना बचा? 18 बचा हुआ है। सीधी सी बात है, ये कितने से कटेगा? 3 पे, और 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 40 आने वाला है। तरीके से करो, आराम से करो। और ये क्वेश्चन पिछले साल का एनटीपीसी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो ये था एनटीपीसी का PYQ क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो और क्वेश्चंस जो भी है वो अच्छे लगे होंगे। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एक ना एक गवर्नमेंट सीट लेके आइए मेरे पास 2024 में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।